हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में गति के समीकरण को। हम ये समझेंगे कि गति का समीकरण होता क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, गति के समीकरण को यूज़ करके हम इस चैप्टर के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मानिए कि जो ये चैप्टर है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पोर्शन गति का समीकरण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो हमारी हेडिंग है गति का समीकरण। गति का समीकरण इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं गति का समीकरण। ठीक है, ये होता है। देखिए आपको हम बता दें कि गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम डेराइव करेंगे, फिर इनसे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का प्रथम समीकरण फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी को आगे समझिए। देखिए, अगर गति के पहले समीकरण, दूसरे समीकरण, तीसरे समीकरण को डेराइव करना है तो कुछ चीज़ें होंगी जो अपने को पहले ध्यान रखनी है। देखिए, जो इसमें यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम प्रदर्शित करेंगे u से। अंतिम वेग को हम प्रदर्शित करेंगे v से। ठीक है, यहाँ पर हम त्वरण की बात कर रहे हैं, त्वरण को हम प्रदर्शित करेंगे a से। समय को हम प्रदर्शित करेंगे t से। ठीक है, और जो यहाँ पर आने वाला है आपका दूरी, इसको हम दूरी भी बोलेंगे और विस्थापन, मतलब दूरी और विस्थापन दोनों को हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर s से। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि अगर u है तो u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब त्वरण और t का मतलब समय, s का मतलब दूरी या विस्थापन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, आप ये नोट में अपने लिख लीजिएगा कि गति का समीकरण हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा त्वरण नियत हो। त्वरण क्या हो? नियत। नियत का मतलब ना बदले। ठीक है, एक कांस्टेंट रहे, तभी हम ये गति का समीकरण यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि गति का समीकरण हम कब यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि जब त्वरण आपका नियत न हो, त्वरण आपका बदलता रहे और समान त्वरण हो, तो हम फिर ये गति का समीकरण यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर प्रथम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि एक त्वरण होता था और त्वरण बराबर होता था आपका अंतिम वेग। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ये आपका होता था त्वरण। ठीक है, त्वरण बराबर हम क्या बोलते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से। ये आप क्या करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा at बराबर, ये आपका यही रहेगा v माइनस u। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, या ये बताइए इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि v माइनस यू इक्वल्स टू AT, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर आएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा AT।
तो v बराबर आपका क्या आ गया है, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और यही होता है आपका गति का प्रथम समीकरण। तो आप याद रखिएगा कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इससे हम क्या पता लगाते हैं, इससे हम पता लगाते हैं अंतिम वेग। हमें क्वेश्चन में दिया होगा प्रारंभिक वेग, हमें क्वेश्चन में दिया होगा त्वरण, समय, बोलेगा कि इतने समय के बाद उस कण का वेग कितना होगा, यानी अंतिम वेग की बात करेगा, तो हम कहेंगे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 4 डाटा, 1 2 3 4 डाटा दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 देगा और 1 पूछता है, ऐसा ही करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद रखिएगा, गति के पहले समीकरण को आप याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम गति के दूसरे समीकरण की ओर। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगा गति का द्वितीय समीकरण। इसको बोलेंगे गति का द्वितीय समीकरण, यानी इसको बोलते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको हमने एक चीज़ बताया था औसत चाल को लेके या औसत वेग को। तो औसत वेग को आप यहाँ पर देखिए, वेग और चाल को यहाँ पर सेम सेंस में यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचने बैठ जाए अरे तो ये तो वेग बोला है और ये तो चाल बोला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वेग लिखा हो या चाल लिखा हो, उसको एक ही चीज़ मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम बात करते हैं औसत चाल के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो पीछे हमने देखा था औसत चाल या औसत वेग ये होता था v प्लस यू बाई टू, आपने ये देखा था v प्लस यू बाई टू, आपने ये चीज़ देखा था। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा था v1 प्लस वी टू बाई टू, ये चीज़ देखा था। v1 क्या होता है, प्रारंभिक वेग जो u की जगह है। v2 क्या होता था, अंतिम वेग, जिसकी जगह v2 की जगह क्या हमने ले लिया है, v2 की जगह क्या लिया है, v ले लिया है। ठीक है, तो ये होता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और होता है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, देखिए आप ना बस ध्यान रखिए कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बस आप इसे ध्यान रखिए। तय की गई दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणे समय। औसत चाल गुणे समय, ये आपका होता है तय की गई दूरी, औसत चाल गुणे समय। ठीक है, ये होता है। अगर औसत चाल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि v प्लस यू अपॉन टू इंटू समय की बात करें तो ये t है, समय की बात करें तो ये क्या है, t है। ठीक है, यहाँ पर अगर तय की गई दूरी, दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, s से, तो आप ये लिखेंगे s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, आप ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए आपको पता नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि जो करना होता है। यहाँ पर क्या करना होता है, जो गति का प्रथम समीकरण आपने देखा था वो था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दीजिए, तो इसे आपको रखना है पुट, हम यहाँ पर रखेंगे तो s इज इक्वल्स टू v की जगह हम रखेंगे u प्लस ए टी, तो v की जगह यहाँ पे u प्लस ए टी रखेंगे, प्लस में u है और बाई में 2 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा t है। ठीक है, अब यहाँ पर u प्लस u क्या होगा, 2u, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2u प्लस यहाँ पर आपका ए टी बाई 2 इंटू टी, ये आपका होगा। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, ये चीज़ होगा। ज़रा अब इसको इधर लेके आते हैं, देखिए ये s है बराबर, अब ज़रा t से मल्टीप्लाई करिए, तो t से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। जब t का मल्टीप्लाई u में करेंगे तो ut बनेगा 2ut, जब ए टी में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी का स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, 2 है। ज़रा इसको अलग अलग करिए तो 2ut बाई 2 प्लस में ए टी का स्क्वायर बाई 2, ये लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको अलग कर दिया है और बाई 2 कर दिया है,
इसको अलग कर दिया है, बाई 2 कर दिया है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ये काट दीजिए, 2 से 2, यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो ये है। तो जो सेकेंड आया है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, आप इसे याद रखें, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। तो जब भी आपसे दूरी पूछी जाए कि कोई कण है जिसका प्रारंभिक वेग इतना है, उसके पास त्वरण कुछ है, इतने समय के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, तो जब समय दिया हो, त्वरण दिया हो, प्रारंभिक वेग दिया हो, तो आप गति का द्वितीय समीकरण यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ज़रा आगे अब ध्यान देते हैं अपन यहीं पे, इसको अब हटाते हैं। तो हम दूसरा तो निकाल चुके हैं, अब तीसरे की बात हो रही है, ठीक है। गति का जो तीसरा समीकरण है अब वो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे ऑन द स्पॉट दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ये सब इक्वेशन बनाई गई है, ठीक है, मतलब ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एक तरीका ये भी है, जब आप 11th में जाते हैं तो इसी को दूसरे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो बड़े बच्चों की तरह आपको बताया जाएगा वहाँ पर। तो अब हम बात कर रहे हैं गति का तृतीय समीकरण, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे कैसे डिराइव किया जाएगा, उसे प्रूफ कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें अंतिम वेग के बारे में ही पता चलेगा जब समय ना दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, हमने जो दूसरा समीकरण और पहला समीकरण, हम इन पहले और दूसरे समीकरण की हेल्प से ही, इसी की सहायता से हम तीसरा समीकरण प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और पहले समीकरण की बात करें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका होता है। आप क्या करिए, यहाँ से t निकालिए और यहाँ पर t रख दीजिए। तो यहाँ पर जब t निकालेंगे देखेंगे v माइनस यू, इसको इधर भेजिए तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी बनेगा। a को ज़रा भेज दीजिए इधर, तो अपॉन में a बराबर ये t बनेगा। तो t बराबर v माइनस यू अपॉन a, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे उठा के इसमें पुट करना है। तो हम कहेंगे पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बस पुट करिए, देखिए s बराबर u, तो u, t की जगह आप ये पुट करेंगे, t की जगह v माइनस यू अपॉन a ये पुट करेंगे, ठीक है, प्लस हाफ a, और t की जगह आप रखेंगे v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर, t की जगह आपने ये रख दिया, ठीक है, ये रखा आपने। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे तो u v बनेगा, अरे u का v में मल्टीप्लाई करेंगे तो u v, माइनस u का u में गुणा करेंगे तो u स्क्वायर, ये बन गया, अपॉन में a तो ये रहेगा ही, प्लस में 1/2 a। अब यहाँ पर समझिए, ये v माइनस यू अपॉन a है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर वाले को v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होगा, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, यही तो होगा। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जब आपने रखा है तो ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करिए, यहाँ रखिए इसको, नीचे a है तो a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो नीचे आपका बन गया a स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आप इसकी जगह रखेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv आपका ये बनेगा। कहानी कुछ समझ में आ गई, तो ये आपका बना।
यहाँ से अब s इज इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये आपका बन गया प्लस में। अब देखिए इसको आप बाहर ले सकते हैं, ये सबके अपॉन में है ना, तो अगर बाहर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a से एक a काट दीजिए, एक a बचा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/2a बनेगा। अंदर आपका बचा है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आपका बचा है। ठीक है, अब ज़रा एलसीएम लीजिए, तो ज़रा एलसीएम ले, तो ये a है ये 2a है, तो a और 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2a आएगा। a से कट करेंगे तो a कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, ये आपका यू वी माइनस यू स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2a का भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, तो अब इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो अरे इससे करेंगे तो एक बार में कटेगा, अब एक से इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, आपका ये बन जाएगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो इतना समझ लीजिएगा, अगर आपको कॉपी करना होगा तो इतना कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, स्पेस नहीं है इसीलिए ऊपर का हम हटा रहे हैं। हाँ जी, ज़रा अब आगे समझिए, ये हम लिख रहे हैं s बराबर, देखिए 2 का इसमें गुणा करिए तो s बराबर अब 2uv ये बनेगा। 2 का अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2u का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो ये प्लस रहेगा। ये देखिए आपका v स्क्वायर बना है, फिर आपका ये प्लस में u स्क्वायर बना है, फिर माइनस 2uv है, 2uv अपॉन में ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 2a है, ये है। आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2as बनेगा इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर आप ऐसे रख लीजिए, ये माइनस 2u स्क्वायर है, ये प्लस में है, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आइए, तो 2as प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसी को कि वी स्क्वायर बराबर आपका होगा यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये आपका आ गया है। कहानी समझ में आ गई? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि समय का कोई लोचा नहीं है, आपसे अंतिम वेग पूछा जाता है, बोला जाता है कि आपके पास प्रारंभिक वेग गिवन है, त्वरण आपका गिवन है, दूरी बता दिया गया है कि इतनी दूरी आपने तय कर रखी है, ये भी, तो आपसे पूछेगा कि अंतिम वेग क्या होगा, ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आपको अंतिम वेग दे दिया गया है, प्रारंभिक वेग त्वरण दे दिया गया है, आपसे दूरी पूछ दे तो भी इसकी हेल्प लेंगे। तो ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब अपने को समय ना दिया हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो अब इसे हम हटाते हैं और आप अब ध्यान से तीनों समीकरणों को याद कर लीजिए। ठीक है, हम बोर्ड पे फिर से लिख रहे हैं, तीनों समीकरण को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चलिए इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपका होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थर्ड की बात करें तो ये होता है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा समीकरण आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला समीकरण कब यूज़ करेंगे? जब u a और t दिया हो और v हमसे पूछे, या अपने को दिया है v दिया है, a दिया है, t दिया है, u पूछे,
दूसरा समीकरण हम तब यूज करेंगे जब दूरी पता करनी हो और समय दिया हो, दूरी पता करनी हो और समय दिया हो। तीसरा हम तब यूज करेंगे जब अपने को समय के बारे में पता ना हो। ठीक है, मतलब समय के बारे में पता नहीं है लेकिन प्रारंभिक त्वरण और प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी अपने को पता है और अंतिम वेग निकालना हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उन क्वेश्चन में आप खुद एक बार सोचिएगा कि कौन सा समीकरण हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हाँ जी, चलिए अपने बुक में एग्जाम्पल नंबर 8.5 है, ज़रा इसे आप देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप इतना विश्वास रखिएगा कि आपको अब जाके सारे क्वेश्चन करना मतलब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम पहले इसमें 8.5 की बात करें तो क्या दिया है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलित करिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ज़रा एक मिनट देखते हैं, यहाँ पर लिखा था ये चीज़, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ बता देते हैं, ज़रा उसको ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये काम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट रखिए, देखिए हम समीकरण यूज़ करने जा रहे हैं और हम कहेंगे कि कण यानी कि वस्तु अगर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, कहाँ से, विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब रेस्ट से चलना अगर प्रारंभ करती है तो हम कहते हैं कि u की वैल्यू 0 होती है, u की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें यहाँ पर और हम ये कहें कि जो वस्तु है, वस्तु जो है वो अंत में विरामावस्था में आ जाती है। देखिए वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि वस्तु जो है वो बाद में विरामावस्था में आ जाती है, तो बाद में विरामावस्था में आ जाती है उस टाइम हम बोलेंगे कि v की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि अंतिम वेग क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे पॉइंट की कि आपका वेग उधर की तरफ है, मतलब आप समझिए, हम करें कि वेग अगर आपका इस दिशा में है लेकिन जो त्वरण लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव, यानी कि माइनस में लेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम करें कि अगर वेग इसी दिशा में है और आपका त्वरण भी इसी दिशा में हो तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो त्वरण आपको मिलेगा वो पॉजिटिव लेना होगा। कैसा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक लेना होगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, हम अगर कहें कि वस्तु जहाँ से चली थी फिर से वहीं पे आ गई तो वहाँ पर जो विस्थापन होगा, वहाँ पर जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0। तो थोड़ा ना न्यूमेरिकल करने के लिए, खैर इतने पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें, आपसे आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। हम करें कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। अगर वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, तो अंतिम वेग 0 होगा। जिस दिशा में, मतलब अगर वेग इस दिशा में है और त्वरण अपोजिट है तो जो भी त्वरण होगा वहाँ पर हम लेंगे निगेटिव। ठीक है, अगर त्वरण की दिशा, वेग की दिशा में त्वरण है तो त्वरण आपका पॉजिटिव होगा।
अगर कहीं पर मंदन वर्ड यूज़ कर देता है, अगर मंदन वर्ड यूज़ कर दिया रिटार्डेशन, तो वहाँ पर ए नहीं लेंगे, फिर माइनस ए लेंगे, ठीक है। निगेटिव त्वरण। विस्थापन, हम कह रहे हैं कि अगर जो कोई वस्तु है जहाँ से चली थी अगेन वहीं पे आ गई, विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि एस की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। तो इतना बहुत टफ नहीं है, आसानी से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और जब इसके बाद आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप एकदम आराम से न्यूमेरिकल कर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स तो आपको ध्यान हो गए। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, अब उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये दिया क्या गया है यहाँ पर, अगर ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.5 है, ज़रा इस कहानी को समझिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जैसे एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये पटरी है, वो रेलगाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि विराम से का मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद हमसे ये बोल रहा है इसमें कि 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लेते हैं ये कि बी पॉइंट पर जब पहुंचती है तो उसका अंतिम वेग का मतलब वी ये हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाता है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक का टाइम कितना है, 5 मिनट है। ए से बी तक का टाइम कितना है, 5 मिनट है, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि त्वरण तो एक समान है, तो हम मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो त्वरण है वो ए है, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि त्वरण, और ये बताइए कि 5 मिनट में ये रेलगाड़ी बी तक जब पहुंच रही है तो ए से बी तक की दूरी बताइए कितनी होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, बस इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि u बराबर, अच्छा सबसे पहले ना गति का समीकरण लिख लेते हैं, क्योंकि कौन सा समीकरण अप्लाई करना है ये भी तो अपने को सीखना है ना। तो पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा हमारा है यहाँ पर ये दूसरा हमारा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा हमारा होता है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो u यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। v की बात करें तो v ज़रा ध्यान से समझिए, हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, ये 5 मिनट है, तो क्यों ना हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। तो आपको पता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है कि नहीं है 18 चौक को 72, तो 5 चौक को 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v की वैल्यू हमारी आ गई है 20 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण हमने कितना माना है, a। अगर t की हम बात करें तो इसको सेकेंड में बदलिए तो 5 × 60 होगा। 5 मिनट को अगर सेकेंड में बदले तो हमें कितने से गुणा करना होगा, 60 से, तो ये आ जाएगा 5 × 6 300 सेकेंड। तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 300 सेकेंड आ गई है, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई है 300 सेकेंड के बराबर, ठीक। अब देखिए जो हमें कैलकुलेट करना है, अब उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम त्वरण कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें त्वरण बोला है। अब देखिए त्वरण के लिए देखिए u दिया है, v दिया है, t दिया है, a हमसे पूछा है, तो ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हर में 4 होता है, 4 में से 3 गिवन हो तो एक हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए u दिया है, t दिया है, v दिया है, a कैलकुलेट करना है, ये सबसे बेहतर होगा। तो आप इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए v की जगह आप क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, u की जगह आप रखने वाले हैं 0, a की जगह आप रखने वाले हैं a, और t की जगह 300, ऐसा ही रखने वाले हैं।
ठीक है। अब क्या करिए, आप देखिए 20 बराबर यहाँ से 0, तो ये 300 ए बनेगा, बिल्कुल। ये गुणा में है तो अगर इसको इधर भेगे तो भाग में जाएगा, तो 20 बटे में ये आपका आएगा 300, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 2 15 यम 30, ये बनेगा 1 बटे में 15 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण आ गया। तो त्वरण कितना आ गया, 1 बटे में 15 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ से त्वरण निकल के आ गया और हमारा त्वरण आया है यहाँ पर 1 बटे में 15 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि जब इसका वेग इतना हुआ था तो फिर ये रेलगाड़ी कितना दूर जा चुकी थी, कितना दूर जा चुकी थी, ठीक है। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, ज़रा समझिए। अपने को एस निकालना है, ठीक है। तो एस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसका भी यूज़ करके और इसका भी यूज़ करके। अगर ये यूज़ करते हैं आप तो देखिए यू दिया है, यू दिया है, वी दिया है, वी दिया है, फिर ए दिया है, हाँ दिया है, एस आराम से निकल जाएगा, यहाँ पर टाइम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बात करें तो एस हमसे पूछा है, यू दिया है, हाँ, टी दिया है, बिल्कुल दिया है, ये ए दिया है, हाँ, टी दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन चूज़ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कोई सा भी, आप अपने दिमाग में जो भी सोच लीजिए कि इससे करें कि इससे करें, चलिए ना हम इसी से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए s बराबर आप लिखेंगे, u की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू टी की जगह हम 300 रखेंगे, प्लस हाफ a की जगह अगर बात करें तो 1/15 है, 1/15 टी का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। 300 का स्क्वायर का मतलब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 0, बचेगा 1/2 गुणे 1/15 गुणे ये 300 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 300 गुणे 300, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, 15 दूनी कितना होता है 30, तो आप 15 दूनी, ये देखिए टोटल 30 बनेगा, अरे 15 दूनी 30, 30 से काटिए, 30 दहाँ पे 300, तो ये आ गया। s बराबर आप देख रहे हैं कि 10 का 300 में गुणा करेंगे तो 3000 आएगा, तो 3000 आपका क्या आ गया है, मीटर, 3000 क्या आया है, मीटर। अगर इसे आप चाहें किलोमीटर में बदलना तो आपको पता है कि ये 3000 मीटर है, तो आप 1000 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर, क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। कहानी कुछ समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए तो ज़रा हम आगे अब मूव करते हैं इसमें।